आज के इस विधानसभा के क्षेत्र में हो रहे चुनावी जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी और हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री विजय बघेल जी, हमारे मंत्री टंकराम वर्मा जी, जिला के अध्यक्ष महेश वर्मा जी, मेरे बहुत ही वरिष्ठ साथी पूर्व सांसद चंदूलाल साहू जी, अवधेश चंदेल जी जो संयोजक हैं, सम्मानित मंच, सभी विधायकगण और यहाँ इस सभा में एकत्र आए देवियों और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, हम सब लोग विजय बघेल जी के लिए चुनाव में उनको सफलता मिले और लोकसभा में पहुंचे, इस अपील के साथ आपके साथ यहां पर इस सभा में एकत्र आए हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो मैं रास्ते से लेकर के लोगों का झुंड देख रहा हूं, जो उत्साह देख रहा हूं, जो उमंग देख रहा हूं, वह इस बात को बताता है कि आपने विजय बघेल जी को फिर से लोकसभा में भेजने का निर्णय ले लिया है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। लेकिन मित्रों, ये सिर्फ विजय बघेल जी को चुनाव में भेजना यही उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा है और वो उद्देश्य है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाए, ये हमारा उद्देश्य है। और मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि जो आप नारा लगा रहे हैं अब की बार 400 पार, ये मजबूत सरकार, स्थिर सरकार और देश के हित में आगे बढ़ने के लिए एक स्थिर सरकार की आवश्यकता होती है। आपने 2019 में एक स्थिर सरकार दी, नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जो आप सन 51-52 से जनसंघ के दिनों से कहते थे कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे और जम्मू कश्मीर को अभिन्न अंग के रूप में एक ही संविधान के दायरे में आना चाहिए, आपने मजबूत और स्थिर सरकार अपनी उंगली से कमल का बटन दबाकर 2019 में दिया और मोदी जी की इच्छा शक्ति ने 6 अगस्त 2019 को धारा 370 को धाराशाही कर दिया। यह उसका नतीजा निकलता है। आप 1997 से कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम राम मंदिर के रास्ते को प्रशस्त करेंगे। आपने 2019 में अपनी ही इसी उंगली से कमल का बटन दबाकर विजय बघेल को फिर से भेजा था और उसका नतीजा निकला कि मोदी जी ने राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त किया और 22 तारीख को भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो भी आपने देखा। हमने मन में ठानी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। 3 तलाक जो पाकिस्तान में नहीं है, 3 तलाक जो बांग्लादेश में लागू नहीं होता, 3 तलाक जो अफगानिस्तान में लागू नहीं होता, 3 तलाक जो ईरान और इराक में लागू नहीं होता, 3 तलाक जो इंडोनेशिया और सीरिया में लागू नहीं होता, वो 3 तलाक भारत में मौजूद था। तुष्टीकरण की राजनीति में लोग 3 तलाक के आगे घुटने टेके हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 तलाक समाप्त होना चाहिए, लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं थी
आपने मोदी जी के लिए स्थिर सरकार दी और आपने बटन दबाया कमल का, और विजय बघेल ने 3 तलाक के खिलाफ बटन दबाया और मुस्लिम महिलाओं को आजाद कर दिया। ये भारत का नक्शा बना। हमारे विभाजन के बाद हमारे हिंदू भाई, हमारे क्रिश्चियन भाई, हमारे सिख भाई, हमारे पारसी भाई बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से धार्मिक कारणों से प्रताड़ना होकर वो भारत में आए थे। वो 20-20 साल से थे यहां पर, 20 साल से, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज का एडमिशन नहीं ले सकते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन उनके बच्चे नहीं ले सकते थे, वो मकान नहीं खरीद सकते थे क्योंकि उनको नागरिकता नहीं थी। आपने स्थिर सरकार बनाई, मोदी जी ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बनाकर कानून बना दिया और अब उनको नागरिकता का अधिकार मिला। इस तरीके से काम को आगे बढ़ाया गया। मित्रों, मोदी जी ने राजनीति का तौर तरीका, ढंग ढर्रा, चाल चलन सब बदल दिया। पहले राजनीति होती थी जाति के आधार पर, पहले राजनीति होती थी धर्म के आधार पर, पहले राजनीति होती थी लोभ लुभावने भाषण देकर के और लोभ लुभावने वायदे कर करके। मोदी जी ने न जात पर न पात पर, विकासवाद पर राजनीति को ले गए और भारत के विकास के साथ उसको जोड़ने का काम किया। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में संकल्प लिया तो उस समय कहा था मेरी सरकार गांव की सरकार होगी, मेरी सरकार गरीब की सरकार होगी, मेरी सरकार दलितों की सरकार होगी, मेरी सरकार वंचितों की सरकार होगी, मेरी सरकार युवाओं की सरकार होगी, मेरी सरकार किसानों की सरकार होगी, मेरी सरकार महिलाओं की सरकार होगी। आज मैं बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि आज गांव की सरकार मोदी जी ने बनाई है। आज कोई भी गांव ऐसा नहीं है जो ग्रामीण सड़क योजना से, पक्की सड़क से नहीं जुड़ा हो। यह प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है, इसको हमको याद रखना चाहिए। आज 1,75,000 से ज्यादा गांव ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ गए हैं, यानी डिजिटल भारत, डिजिटल गांव, ये आ जाकर के उसको सशक्तिकरण मिला है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल ये देने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने किया। ये हमको याद रखना चाहिए। और आपके छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 2 करोड़ भाई बहनों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है और आपके भिलाई में 18 लाख भाई बहनों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। यह है गरीब कल्याण अन्न योजना। और इसके कारण हुआ क्या? इसके कारण यह हुआ कि नीति आयोग बोलता है कि 25 करोड़ लोग जो गरीबी की रेखा से नीचे थे उनको मोदी जी ने गरीबी की रेखा से बाहर निकाल दिया, वो अब अबव पॉवर्टी लाइन हो गए। ये हम लोगों को पता चलता है। हम ये भी बताना चाहेंगे आपको, मैं जब एमएलए बना था, मैं 1993 में एमएलए बन गया था, 1993। बघेल साहब मेरे यहां बीडीओ आता था, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और मेरे को कहता था नड्डा साहब आपको इस बार इंदिरा आवास योजना में एक पंचायत में 2 घर अलॉट हुए, 2 घर, बताइए ये इंदिरा आवास योजना घर में किसको दूं? मैं कहता था भैया तू ही रख ले, मैं मेरे किस काम का, 1 अनार 100 बीमार, कहां ले जाऊंगा ये इंदिरा की आवास योजना, कहां दूंगा, किसको दूंगा? आज मोदी जी ने 4 करोड़ पक्के घर बना करके दिए, 4 करोड़। बघेल साहब मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? एक पंचायत में 40-40 मकान बने हैं, एक पंचायत में। और वो भी कैसे? पक्के मकान,
ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम, बेडरूम, साथ में किचन, और किचन में गैस का सिलेंडर, गैस का कनेक्शन, साथ में टॉयलेट, साथ में कोर्टयार्ड, 4 करोड़ मकान बनाए हैं। और अभी संकल्प पत्र में मोदी जी ने कहा है 5 साल के अंदर मैं 3 करोड़ पक्के घर और बनाऊंगा, 3 करोड़ घर, ताकि कोई गरीब बिना घर के ना रह जाए, कोई बिना घर के ना रह जाए। मैं चर्चा करना चाहूंगा उज्ज्वला योजना की। आज 10 करोड़ बहनों को गैस का कनेक्शन मिला। मैं गांव से आता हूं, मेरी बहनें 5 बजे सुबह उठती थी, लकड़ी काटने जाती थी, लकड़ी काट के बोझा सर पर लेके आती थी। कच्ची लकड़ी होती थी, गीली लकड़ी होती थी, उससे चूल्हा जलाती थी, और उस चूल्हे से वो 200 सिगरेट के बराबर का धुआं अपने छाती में लेती थी, फेफड़े खराब हो जाते थे। आज 10 करोड़ बहनों को गैस का कनेक्शन दे दिया गया, टक से लाइटर जलाती हैं और 5 मिनट में चाय बनाती हैं, आधे घंटे में भोजन बना करके उनका सशक्तिकरण हुआ है। मैं बात करना चाहूंगा जल जीवन मिशन की। 11 करोड़ बहनों को हर घर नल, हर घर जल। बघेल साहब, मैं आपको क्या बताऊं, गर्मी में एमएलए था, गर्मी में गांव घूमना मुश्किल होता था। बहनें घेर लेती थी, खाली घैला रख देती थी मेरे सामने, बोलती थी ये है तेरा पानी। 3-3 घंटे मेरे को जाना पड़ता है बावड़ी में, कुएं में, और पानी लाना पड़ता है, 3 घंटे मेरे जाते हैं। आज हर घर नल, हर घर जल, और 36 लाख कनेक्शन, 11 करोड़ कनेक्शन देश में दिए, 36 लाख कनेक्शन आपके छत्तीसगढ़ में दिए, और उसमें भी 2,30,000 कनेक्शन भिलाई में दिए, भिलाई के गांव में दिए। इस तरीके की व्यवस्था की गई। आयुष्मान भारत, 5 लाख का हेल्थ कवर। आप भी तो लंबे समय से राजनीति में हैं। चंदूलाल साहू जी हमारे सांसद होते थे, राजीव जी हमारे नेता होते थे, भाई साहब हमारे संभालते थे। उस समय क्या होता था, आप चिट्ठी लिखते थे, मेरे इलाके के आदमी का बाईपास होना है, इसका वेल्व लगना है, इसकी स्टंट लगने हैं, और इसके लिए 2 लाख रुपए लगेगा, 2.5 लाख रुपए लगेगा, 1.5 लाख रुपए लगेगा, 1 लाख रुपए लगेगा। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से आप अपील करते थे। आज 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर 55 करोड़ की जनता को देने का निर्णय किया, और 55 करोड़ की जनता को मिल रहा है। भाई जरा शांत हो जाओ। शांत हो जाइए। 55 करोड़ लोगों को, मेरी बात सुनिए, इधर ध्यान दीजिएगा, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया, 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मेरी बात ध्यान से सुनना। मोदी जी ने तय किया है कि भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, जब इंश्योरेंस कंपनी उनको इंश्योरेंस नहीं देती है, 70 साल से ऊपर का हर व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति, हर आमदनी का व्यक्ति, उसको मोदी जी के तरफ से आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा, 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर। और आपको जानकर खुशी होगी कि अभी हमारी पार्टी के लोग सब घर में जाएंगे, 70 साल से ऊपर की उम्र के लोगों का फॉर्म भराएंगे, और 4 जून के बाद 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर उनको दिया जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी। मित्रों, आज भारत
10वें नंबर से उठकर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, 5वें नंबर की। आप विजय बघेल को दोबारा भेजना और मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे। 2027 में भारत, नोट कर लो मेरी बात, और पत्रकार बंधु विशेष करके नोट कर ले, भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस बात की हम तैयारी करेंगे। मित्रों, भारत आज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट हमारा 4 गुना बढ़ गया है। भारत में आज पेट्रोकेमिकल्स में हम 106% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। दवाइयों में दुनिया को डिस्पेंसरी बन गई है भारत, मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की डिस्पेंसरी। सारी दुनिया को भारत आज दवाई दे रहा है और सबसे सस्ती और असरदार दवाई भारत दे रहा है। 138% गुना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है दवाई का। यह बदलता भारत है। आप लोगों के हाथ में मोबाइल है। आज 10 साल पहले आपके मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया, मेड इन जापान। आज आपके मोबाइल पर लिखा है मेड इन इंडिया। मित्रों, मैं भिलाई आया हूं स्टील मैन्युफैक्चरिंग में। आपको जानकर खुशी होगी, यही भिलाई का प्रोडक्शन डबल हो गया और देश में हम 4थे नंबर का प्रोडक्शन कर रहे थे, 4थे नंबर पर। आज दुनिया में हम 2 नंबर का स्टील प्रोड्यूसर हो गए, स्टील मैन्युफैक्चरर हो गए, स्टील के मैन्युफैक्चरर हो गए। ये मोदी जी के नेतृत्व में विकास की दृष्टि से काम हुआ है। और यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टील के प्रोडक्शन में 5 साल पहले 500 मिलियन टन था, आज वो 400 मिलियन टन हो गया। इस तरीके 10,040 मिलियन टन हो गया। इस तरीके से विकास हुआ है और इसी दृष्टि से हर काम को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। मैं यहां जब आया हूं तो मैं स्मार्ट सिटी की बात करूंगा, मैं हाईवेज की बात करूंगा, मैं नेशनल हाईवेज की बात करूंगा। हर दृष्टि से आपको जोड़ने का काम हुआ है। आज छत्तीसगढ़ का टैक्स जो है वो 5 गुना मोदी जी ने बढ़ा दिया है और ग्रांट इन एड छत्तीसगढ़ को वो 3.5 गुना बढ़ गई है। इस तरीके से विकास हुआ है। नेशनल हाईवे रायपुर से राउरकेला विकास के दृष्टि से, और 5 मेडिकल कॉलेज आपको मिले, राजनांदगांव, सरगुजा, कोरबा, महासमुंद और कांकेर। कभी सोचा था कि कांकेर में मेडिकल कॉलेज मिलेगा? जहां गोलियां चलती थी वहां मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, जहां नक्सलिज्म होता था वहां मेडिकल कॉलेज मिला है। इस तरीके से विकास को आगे बढ़ाया गया। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अमृत भारत स्टेशन, ये अमृत भारत स्टेशन 32 स्टेशन छत्तीसगढ़ में उनको विकसित किया जा रहा है। आपको एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में अंतर नहीं समझ में आएगा। इस तरीके से विकास हो रहा है। बोलिए, मोदी जी के नेतृत्व में हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? एयरपोर्ट्स का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताइए, स्टेट हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? हर दृष्टि से विकास इंफ्रास्ट्रक्चर का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, यही भूपेश बघेल की सरकार थी। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसके नाम किसानों के दिल्ली भेजना बंद हो गया था। आज जब से हमारी सरकार आई है तब से फिर से काम शुरू हुआ और आवास योजना से लेकर किसान सम्मान निधि सब पर काम चल रहा है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं विकास की तो लंबी कहानी आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और आपके 6,000 रुपए उसमें जो जोड़े जाते हैं वो जोड़कर अगले 5 साल तक किसान सम्मान निधि चलती रहेगी। इस बात को हम विश्वास दिलाते हैं। उसी तरीके से गरीब कल्याण अन्न योजना चलता रहेगा और 3 करोड़ बहनों को हम लखपति दीदी बनाएंगे। ये मोदी जी का संकल्प है, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा एक खुशखबरी, और वो खुशखबरी ये है
कि अभी आप बिजली का बिल देते हैं, 5 साल बाद आपको बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली, यानी सौर ऊर्जा से हर व्यक्ति के छत पर सौर ऊर्जा लगेगी और बिजली मुफ्त होगी और अपनी आमदनी से ज्यादा, अपनी बिजली खर्च होने से ज्यादा जो बिजली पैदा होगी उसको सरकार खरीद लेगी और आपको कमाई का जरिया भी मिलेगा। इस तरीके से काम होगा। मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी कि विकास के दृष्टि से हम लोगों ने तय किया है किसानों के लिए किसान सम्मान निधि तो चलती रहेगी। हम दाल में और हमारे दलहन में और तिलहन में दोनों में भारत 5 वर्ष के अंदर आत्मनिर्भर हो जाएगा, अपने ऊपर खड़ा हो जाएगा। इस तरीके से हम काम करेंगे और उसी तरीके से हम मिलेट्स के लिए, बाजरा के लिए, अपने मोटा अनाज जिसको आप कहते हैं उसके लिए भारत अब दुनिया का मिलेट्स का हब बन जाएगा। इस तरीके से हम काम को आगे बढ़ाएंगे, इसको हम करेंगे। मित्रों, मैं विकास की तो लंबी कहानी आपको बता सकता हूं, लेकिन मुझे ये बताना होगा कि आपको उजाले का महत्व तब समझ में आएगा जब आपको अंधेरा ध्यान में आएगा। अमावस्या जब तक आपके ध्यान में नहीं होगी, पूर्णमासी का मजा नहीं आएगा। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तरफ तो मोदी जी के नेतृत्व में विकास ही विकास है और दूसरी ओर इंडिया अलायंस, ये घमंडिया अलायंस, ये 2 बातों का अलायंस है। एक, परिवारवाद बचाओ, दूसरा, भ्रष्टाचारियों को बचाओ। मोदी जी बोलते हैं कि भ्रष्टाचार को हटाओ और ये बोलते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। आपको तय करना है, बोलो भ्रष्टाचार हटाना है कि नहीं हटाना है? जोर से बोलो, हटाना है कि नहीं हटाना है? और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना है कि नहीं भेजना है? उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप देखो, आप बताइए, ये कोयला घोटाला किया था कांग्रेस ने कि नहीं किया था? चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था? पनडुब्बी घोटाला समुद्र के अंदर जाकर किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, हेलीकॉप्टर घोटाला गगन में किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, 2G 3G जीजाजी वाला घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए कि कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया था कि नहीं किया था? इन कांग्रेसियों ने गोबर घोटाला किया था कि नहीं किया था? इन्होंने ना आकाश छोड़ा, ना अंतरिक्ष छोड़ा, ना धरती छोड़ी, ना पाताल छोड़ा, ना समुद्र छोड़ा, ना जल छोड़ा। सभी लोगों में इन्होंने भ्रष्टाचार किया। ये भ्रष्टाचारी। आप बताइए, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का, उसने लैपटॉप घोटाला किया कि नहीं किया? उसने ये गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया कि नहीं किया? अनाज का घोटाला किया कि नहीं किया? लालू ने चारा घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, लालू ने अलकतरा घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, लालू ने जमीन के बदले नौकरी का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, ये बीआरएस की बेटी कविता ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, ये डीएमके के नेताओं ने बालू घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, ममता की सरकार ने टीचर भर्ती घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, उन्होंने रोज वैली घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, उन्होंने परीक्षा में घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, छत्तीसगढ़ में भर्ती का घोटाला हुआ था कि नहीं? ये घोटालेबाज, ये सारे घोटालेबाज एक साथ इकट्ठे आ गए। आप बताओ, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? जोर से बोलो भैया, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं? सोनिया गांधी बेल पर है? लालू प्रसाद यादव बेल पर है? तेजस्वी यादव बेल पर है? तेज प्रताप बेल पर है? मीसा भारती बेल पर है? आप बताइए, ये संजय सिंह बेल पर है? आप बताइए, पी चिदम्बरम बेल पर है? आप बताइए, कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है? आप बताइए, टीएमसी के मंत्री बेल पर हैं?
आप बताइए डीएमके के मंत्री बेल पर हैं। आप बताइए मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है। आप बताइए ये अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है। सतिंदर जैन जेल में है कि नहीं है। आजम खान जेल में है कि नहीं है। टीएमसी के नेता जेल में है कि नहीं है। कविता जेल में है कि नहीं है। आप बताइए डीएमके के नेता जेल में है कि नहीं है। ये सारे गठबंधन गठबंधिया गठबंधन या तो बेल पर है या जेल में है। और ये सब परिवार की पार्टियां। मुझे तो कई बार शर्म लगता है, बाप खड़ा है, साथ में बेटा खड़ा है, यही हाथ उठा रहे हैं और कोई नहीं है। आपने देखा होगा ना इनका सम्मेलन, बाप बेटा पत्नी, इसके बाय और कोई नेता नहीं है। मैं आपको भारत की तस्वीर खींच के बताता हूं। बोलो, फरूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला बाप बेटे की पार्टी है कि नहीं है। आप बताइए मुफ्ती और महबूबा बेटी बाप की पार्टी है कि नहीं है। आप बताइए सुखबीर सिंह बादल परिवार की पार्टी है कि नहीं है। चौटाला परिवार की पार्टी है कि नहीं है। अखिलेश डिंपल, इन्होंने चाचा भी निकाल दिया, ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है। आप बताइए ये लालू यादव, राबड़ी यादव, ये तेजस्वी, ये तेज प्रताप, ये मीसा, ये भारतीय पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है। आप बताइए ममता और अभिषेक परिवार की पार्टी है कि नहीं है। आप बताइए ये केसीआर, केटीआर, कविता, ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है। आप बताइए स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन परिवार की पार्टी है कि नहीं है। आप बताइए शरद पवार, सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी है कि नहीं है। इन्होंने अजीत पवार भी निकाल दिया। आप बताइए उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी है कि नहीं है। ये सब अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने पर लगे। इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और ये सब राम विरोधी पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी राम विरोधी पार्टी है। ध्यान में रखिएगा आप, ये मनमोहन सिंह की सरकार थी, सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी, तब कहा था राम काल्पनिक है, ऐतिहासिक वजूद नहीं है, इसका कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी राम के बारे में बोलती थी। जिस रामलला को करोड़ों लोग रामलला को विराजमान और प्राण प्रतिष्ठा के लिए जीवन देने के लिए तैयार थे, वो कांग्रेस पार्टी बोलती है राम काल्पनिक है, राम का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, राम का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? आने दोगे क्या? मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। आप बताइए ये उदयनिधि स्टालिन ने बोला था कि नहीं बोला था कि ये सनातन धर्म डेंगू है? बोला था कि नहीं बोला था? मलेरिया है, बोला था कि नहीं बोला था? ए राजा ने बोला था कि नहीं कि ये HIV एड्स है? बोला था कि नहीं बोला था? राहुल गांधी चुप रहे थे कि नहीं रहे थे? आप बताइए सोनिया गांधी चुप थी कि नहीं? आप बताइए प्रियंका गांधी चुप थी कि नहीं? आप बताइए खड़गे के मुंह पर लिकोप्लास्ट लग गया था कि नहीं? ये सनातन विरोधी लोग, ये सनातन विरोधी लोग, बोलिए इनको समर्थन मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? जहां जहां कांग्रेस पार्टी दिखती है वहां वहां आपको कमल खिलाना है और उनको घर बैठाना है और विजय बघेल को काम देना है, उनको आगे बढ़ाना है। इसके लिए काम मुझे, मैं यहां ये भी बोलना चाहता हूं, मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं, नोट कर लो मेरी बात। 3 महीने पहले हमने बोला था कि हम आपकी सेवा करेंगे, पूरी ताकत से लगेंगे। आज मैं आपके सामने बताने आया हूं कि धान की खरीदी किसानों के लिए प्रति एकड़, नोट कर ले पत्रकार मित्रों, 19,257 रुपए के हिसाब से, 19,257 रुपए के हिसाब से 24,75,000 किसानों के खाते में 13,320 करोड़ रुपए पहुंचा दिए गए हैं। इस तरीके से विकास हुआ है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं, ये विजय बघेल, ये मेरा तुम्हारा करने वाला, मेरा तुम्हारा, इसने बोनस नहीं दिया था 2015 का,
इसने बोनस नहीं दिया 2017 का, हमारी सरकार ने 2015-16, 16-17 का बोनस दिया है और उसमें लगभग 2 वर्षों के लिए इस बोनस के अंदर 3,800 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों के खाते में दिया है। ये भी हमको याद रखना चाहिए। यहां हमारी बहनें बैठी हैं, महतारी वंदन योजना, उसमें 70,24,000 बहनों के 2-2 किस्त पहुंचा दी गई है, उनके घरों में पहुंचा दी गई है। आप बताइए, हम काम करने वाली सरकार है कि नहीं है? काम करने वाली सरकार है विष्णुदेव जी की नहीं है? आगे आपका समर्थन मिलेगा और विजय बघेल को आशीर्वाद मिलेगा। विजय बघेल मेहनत करने वाले नेता है ना, पूरी ताकत से समर्थन करोगे ना? मेरी आवाज घर घर पहुंचाओगे ना? मोदी जी का राम राम घर घर पहुंचाओगे ना? घर घर पहुंचाओगे ना? मोदी जी का नमस्कार पहुंचाओगे ना? आप चुनाव जिताओ, मैं फिर से आऊंगा और आप लोगों का आशीर्वाद लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।